देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर के लिए हमें ज्यादा कुछ स्टैट का नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, टॉपिक तो हमारा स्टैटिस्टिक्स में है, लेकिन इसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूला, ये समेशन एक्स वगैरह ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट है चैप्टर, बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग। इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर में देखो, हमें यहाँ से जो है 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थियोरिटिकल स्टैट में जैसे देखो, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम तो बोलेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में जो है थियोरिटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेसिस पे ही हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है। यहाँ पर एक बार हम टॉपिक दिखाते हैं तुम लोग को। देखो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। देखो इंडेक्स नंबर, ये देखो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर का मतलब क्या बताया। देखो इंडेक्स नंबर का मतलब है कि इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आया, ये तो जस्ट जो है डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं। पहले देखो कि ये डेफिनेशन कैसे हम लोग समझ पाएंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी एक कंपनी का शेयर प्राइस, ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस होता है, शेयर कैपिटल जो हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से। ठीक है, शेयर कैपिटल उसी से शेयर प्राइस। ठीक है, तो शेयर प्राइस जैसे मान लो किसी एक कंपनी का 2019 में था 200 रुपीज। ठीक है, और 2024 में हो गया सपोज कि 340 रुपीज। ठीक है, तो ये कितने दिन बाद चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग चेंजेस देख रहे हैं आफ्टर 2019, 20, 21, 22, 23, आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट हुआ, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लो पूरे 2019 का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, उसके बाद हम लोगों ने 24 में चेक किया कि यहाँ पर प्राइस हो रहा है 340। तो आफ्टर 5 ईयर जो चेंजेस हमें दिखा वो कितना दिखा, चेंजेस हमें दिख रहा है यहाँ पर। इससे इसका चेंजेस अगर देखें कि कितना चेंज हुआ है, तो चेंजेस हम लोग का हो जा रहा है 340 माइनस 200, यानी कितना 140 रुपीज का प्राइस का चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी को पूछा जाए कि अगर मान लो किसी ने एक 200 रुपीज का शेयर 2019 में खरीदा था, 2024 में उसी शेयर का प्राइस 340 हो गया, तो ये चेंजेस जो है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो शेयर परचेस कर रहा है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तो कितना गेन हुआ है, जिसे हम लोग वैल्यू गेन बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको गेन बोलेंगे। ये जो चेंजेस मैंने यहाँ वर्ड यूज किया, इसको हम लोग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो ये गेन है। ठीक है, तो वैल्यू गेन कितना हो गया 140। ठीक है, और ये पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि पैसा 200 लगाए थे 340 हो गया, बेनिफिट है। ठीक है, तो वैल्यू गेन इसलिए मैंने इंक्रीज साइड में दिखाया। अब इसको अगर हम परसेंटेज गेन में बताना चाहे तो कैसे बताएंगे कि कितना परसेंट गेन हुआ है। तो 140 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 200 या 340, ये बताओ। ये जो परसेंटेज गेन हुआ है, मतलब 140 रुपीज का जो गेन हुआ है, ये आउट ऑफ 200 हुआ है या आउट ऑफ 340, मतलब 200 पे 140 का गेन हुआ है या 340 पे 140 का। आउट ऑफ मतलब तो यही होता है ना, जब तुम लोग कोई एग्जाम देते हो, तो मान लो मैंने 50 नंबर का एग्जाम लिया, अगर किसी को मिला मान लो 37, तो आउट ऑफ 50 मिला ना, तो वही हम पूछ रहे हैं कि ये परसेंटेज गेन आउट ऑफ कितना है। अरे बोलो, ये ऐसा क्या सवाल पूछ लिया मैंने, नॉर्मल बात ही तो पूछा। आउट ऑफ 200 या 340? हाँ, बोलो।
200 पे 200 करेक्ट, बात कट जा रहा था थोड़ा सा। हाँ 200 ठीक है। तो अगर इसका परसेंटेज गेन बताना है तो कैसे परसेंटेज निकालोगे? इनटू क्या करना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए? बोलो, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू कितना लिखना पड़ता है? तुम लोग परसेंटेज नहीं निकालते अपने मार्कशीट में? जो भी रिजल्ट आता है उसका परसेंटेज या किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हो? इनटू कितना लिखना पड़ता है? 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो ये चेक करो यहाँ पर कैलकुलेटर पे, 140 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 ठीक है। 70% का गेन हुआ। मतलब अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन टर्म ऑफ वैल्यू, ठीक है, इन टर्म ऑफ वैल्यू 140 रुपीज का गेन है, बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ये गेन का जो अमाउंट है वो है हम लोग का 70%। तो अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफाइन, एब्सोल्यूट वे में डिफाइन। और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर, ठीक है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कि परसेंटेज में डिफाइन करने को बोला जाता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट सिर्फ वैल्यू बताना। रिलेटिव क्यों है पता है? क्योंकि ये 100 से रिलेटेड है। ये 70 जो है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि 70 जो है वो क्या है, मतलब आउट ऑफ 100 70 है इसका मतलब, ठीक है। और ये आउट ऑफ कुछ नहीं बता रहा है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ 140 एब्सोल्युटली एक वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और ये जो है ये हमें रिलेटिव मेजर करके बता रहा है, दैट इज 70%, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने बताया कि कैसे हम लोग दो तरीके से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेयर प्राइस का एग्जांपल दिया, तुम लोग किसी भी चीजों का इस तरीके से चेक करके देख सकते हो। अब ये जो हम लोगों ने 70% निकाला, इसका एक शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे। इसका क्या करेंगे? इसको और शॉर्टकट वे में हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलेंगे। अच्छा शॉर्टकट क्या है समझाते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट का मतलब है कि हम लोग वैल्यू का यूज नहीं करके हम लोग बेस का यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि हम लोग बेस यूज करेंगे, बेस, ठीक है। अब ये बेस क्या होता है? बेस यूज करेंगे, नॉट इंडिविजुअल वैल्यू, नॉट इंडिविजुअल वैल्यू। अब इसका मतलब भी तो समझना पड़ेगा। ये जो मैंने लिख दिया कि बेस यूज करेंगे, नॉट इंडिविजुअल वैल्यू, ये दोनों पॉइंट को यूज करके, शॉर्टकट पॉइंट को यूज करके इसी चीज को और एक तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे ये पूरे सिचुएशन को हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन किया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। और अब हम लोग एक शॉर्टकट वे में और डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ये जो वैल्यूज है ना, मतलब ये 200 और 340 वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यही बोला, शॉर्टकट क्या है? वैल्यू को यूज नहीं करना है, बेस को यूज करना है। अब बेस क्या करेंगे देखो हम बताते हैं। यहां पर हम एक बेस बोल के कॉलम बनाते हैं इसी के अगेंस्ट में, और 100, ये जो 200 रुपीज है इसको हम 100 मानते हैं, और ये 340 जो रुपीज है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब नहीं समझ में आया, बताते हैं। देखो जैसे हम इसको एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। एजम्पशन जैसे तुम लोग मैथ्स में करते हो ना, लेट एक्स इक्वल टू, अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग लेट एक्स इक्वल टू करते हैं ना, वैसे ही। जैसे देखो ये 70%, अब ये जो है परसेंटेज, जैसे मैंने तुम लोगों से पूछा कितना मल्टीप्लाई करें, तुम लोगों ने बोल दिया 100। क्यों? क्योंकि मैंने बोला परसेंटेज में बताओ, रिलेटिव मतलब परसेंटेज होता है, परसेंटेज करने पे 100 लगता है। तो ये 100 कहाँ से आया? तो किसी ने जब ये परसेंटेज प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है, तब उन्होंने बताया भाई जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब उन्होंने जरूर डिफाइन किया होगा, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, कि जब भी परसेंटेज बताना है तो हमें 100 पे डिफाइन करके दिखाना है। वैसे ही जब हमें इंडेक्स नंबर पे बताना है तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा? किसी भी वैल्यू को 100 मानना पड़ेगा जो करंट ईयर, सॉरी पास्ट ईयर का होगा। जैसे कि ये 2019 और 2024 में 2019 को हम लोग बोलेंगे बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर। और 2024 को हम लोग क्या बोलेंगे? करेंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर बोलेंगे 2024 क्योंकि ये करेंटली चल रहा है। और प्रीवियस ईयर या बेस ईयर बोलेंगे जो उसके पहले वाले ईयर को। अब जैसे मैंने 2019 लिया, अगर ये 2023 भी होगा तो भी वो बेस ईयर होगा। वो तो डिपेंड कर रहा है, मुझे 5 इयर्स का चेंजेस देखना था शेयर प्राइस में, तो मैंने वो लिया। 5 इयर्स हो सकता है, 2 इयर्स हो सकता है,
9 इयर्स हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये बेस ईयर, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग बता रहे हैं कि 140 जो है वैल्यू गेन हुआ है। अगर ये वैल्यू नहीं होता तो भी हम लोग नहीं बता सकते, ये वैल्यू नहीं होता तो भी नहीं बता सकते। अगर किसी चीज का अप्स एंड डाउन्स बताना है हमें, तो उसका प्रीवियस डेटा एज वेल एज आज के डेट का डेटा दोनों ही चाहिए, नहीं तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करने के लिए तो दो डेटा हमें हमेशा चाहिए, तो एक पास्ट वाला डेटा चाहिए, एक करंट वाला डेटा चाहिए, ठीक है, या फिर प्रेजेंट वाला, जो भी बोलो। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिफाइन नहीं करके हम लोग ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं। इन द सेंस हम लोग बेस 100 मानेंगे किसी भी वैल्यू का। इसका रीजन ये है कि वैल्यू जो है इस बीच में काफी फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसे मैंने तो 2019 का एक वैल्यू लिया, लेकिन शेयर का प्राइस तो रोज अप एंड डाउन होते जाता है, ठीक है। जैसे मार्केट ऑन रहता है तो तुम लोग अगर किसी भी शेयर का प्राइस देखोगे, जैसे हम यहाँ पर तुम लोगों को दिखाते हैं, वो अप एंड डाउन होते रहता है। जैसे मान लो टाटा मोटर का शेयर प्राइस दिखाते हैं, देखो टाटा मोटर शेयर प्राइस, ठीक है, ये देखो, ये जो है ना मार्केट ओपन रहने पे, ये मतलब अगर हम लोग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, मतलब जो शेयर परचेसिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर तुम लोग देखोगे ये अप डाउन होते रहता है, ठीक है। जैसे देखो ये 5 दिन में कैसे हुआ, इसका कर्व बना हुआ है, ठीक है, मतलब काफी नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है। अगर 6 मंथ्स का पता करने चाहते हो तो ये देखो ग्राफिकली दिख रहा है। अगर हम लोग 1 ईयर का देखना चाहिए, देखो 1 ईयर का देखना चाहे, अगर हम लोग 5 ईयर्स का देखना चाहे, ठीक है, अगर हम लोग मैक्सिमम जो है चेंजेस, मतलब जब से ये स्टार्ट 2002 से लेके ये देखो ये दिखा रहा है कितने 2022, इसके आगे भी होगा, ठीक है। तो हम लोग एक दिन का भी चेंजेस दे सकते हैं, देख सकते हैं 5 दिन का। तो फ्लक्चुएट डेली हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, ठीक है। तो डेटा तो बहुत सारा होगा, तो इतने सारे डेटा को लेके कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे डेटा का चेंजेस देख पाना मुश्किल होगा बोल के एक रूल्स लाया गया कि हम लोग क्यों ना बेस के थ्रू से करें, ठीक है। जैसे परसेंटेज लाया गया वैसे ये बेस लाया गया। बेस क्या लिया जाएगा, नॉर्मली 100 लिया जाएगा। वैसे बेस क्या क्या यूज होता है, जैसे देखो परसेंटेज के लिए फिक्स्ड है भाई 100 ही यूज होता है और कुछ नहीं। बेस के लिए 100 यूज होता है, एज वेल एज 1000 भी यूज होता है। 1000 जो है निफ्टी के लिए यूज होता है, जो शेयर मार्केट में इंडेक्स नंबर यूज किया जाता है शेयर्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए निफ्टी का यूज किया जाता है, उसका बेस 1000 होता है। बाकी हमारे सिलेबस में या चैप्टर में जो भी है वो 100 से ही रिलेटेड होगा। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर बोलेगा 1000 तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा शेयर रिलेटेड क्वेश्चन उतना नहीं होता है। जो भी हो, जो भी देगा, लेकिन हम ये तुम लोग को बता रहे हैं कि बेस हम लोग यहाँ पर 100 यूज करेंगे, निफ्टी में जो है 1000 यूज होता है, बाकी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बेस 100 मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि 200 का वैल्यू 100 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 340 का वैल्यू कितना होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 200 का वैल्यू अगर 100 है बेस, ठीक है, 200 अगर किसी चीज का वैल्यू किस में डिफाइन है, रुपीज में, क्योंकि ये रुपीज का कंपैरिजन कर ले। अब हमेशा रुपीज ऐसा जरूरी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, किलो हो सकता है, ठीक है, कुछ और भी यूनिट का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने प्राइस का किया तो रुपीज है, कुछ और चीजों का करेंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/200, ठीक है। तो 340 रुपीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/200 इंटू 340, यूनिटरी मेथड करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 170 हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। देखो 170, इसको कैलकुलेट करो, 100 2 से 200, 2 से डिवाइड करो 340 को, 170 हो जाएगा। तो बेस का आंसर मुझे मिल गया 170। तो क्या मेरा आंसर चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं, आंसर तो एज इट इज है। कैसे, ये देखो, अगर मुझे चेंजेस बेस में देखना है, 100 से 170 हो गया, जिस भी चीज का प्राइस, जैसे यहाँ पर शेयर, जो भी शेयर का प्राइस 2019 में बेस के अकॉर्डिंग 100 था, वो 2024 में बेस के अकॉर्डिंग 170 हुआ। तो अगर हम लोग चेंजेस देखना चाहें तो यहाँ पर भी चेंजेस कैसे देखेंगे, 170 माइनस 100, क्योंकि चेंजेस कैसे देखते हैं कि भाई आज मेरा सिचुएशन क्या है, पहले तो ऐसे था, ठीक है, तो ये हो गया 70। तो 70 का चेंजेस आउट ऑफ कितना, फिर से वही 100, ये जो 70 हमारा इंक्रीज हुआ वो तो 100 पे 70 हुआ, 170 पे थोड़ी ना 70 हुआ, तब तो 240 हो जाएगा इंटू 100। तो देखो आंसर तो वही हमें दे रहा है 70%, ठीक है। तो 70% ही देगा अगर हम इंटू 100 कर देते हैं, और अगर हम इंटू 100 नहीं करके 70/100 रखते हैं तो ये 7:10 भी बोला जा सकता है, यानी रेशियो में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे इंडेक्स नंबर, यानी हम लोग अगर किसी परसेंटेज या एब्सोल्यूट वैल्यू के
अलावा बेस में किसी भी चीजों का चेंजेस को डिफाइन करना चाहे तो उसे हम लोग इंडेक्स नंबर बोलेंगे। अब देखो डेफिनेशन में आते हैं, जैसे ये देखो, index number are convenient devices for measuring relative changes of differences from time to time। ठीक है, अब कन्वीनियंट मतलब क्या, जो हमारे लिए मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कन्वीनियंट मतलब जो हमारे लिए इजी टू यूज है या फिर सुविधा है, सीधा सा बात यही हुआ कि कन्वीनियंट यानी सुविधा। ये एक तरह का डिवाइस है। तो ये डिवाइस मतलब ये कोई मोबाइल लैपटॉप जैसा डिवाइस नहीं है जहां पर तुम लोग वीडियोस वगैरह देख लेते हो, ये सब डिवाइस नहीं है। या फिर तुम लोग जैसे मोबाइल पे बात कर रहे, तुम लोग सभी कोई बात कर सकते हैं, हम लोग मैसेज कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, ये इस तरीके का डिवाइस है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये मैथमेटिकल डिवाइस है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, ये इंडेक्स नंबर एक ऐसा मैथमेटिकल डिवाइस है, ये कोई मतलब फिजिकल डिवाइस नहीं है, मैथमेटिकल डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं रिलेटिव चेंजेस को। देखो ना, रिलेटिव चेंजेस यानी परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग का जो आंसर आया था, यहाँ भी हमारा वही आंसर आ रहा है। ये देखो, अगर हम इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज की जगह अगर इंटू 100 करते हैं तो भी मेरा 70% आया। मतलब ये एक ऐसा टूल्स या टेक्निक्स, मतलब बेसिकली इसको डिवाइस बोला गया है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो रिलेटिव चेंजेस को मेजर करने के लिए हमें हेल्प करता है टाइम टू टाइम। ये तो टाइम 2019 से लेकर 2024 में शेयर प्राइस का हम लोगों ने चेंजेस को चेक किया। ठीक है, इसीलिए देखो डेफिनेशन लिखा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस भी इंडेक्स नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में टाइम टू टाइम वाला ही ज्यादा है। ठीक है, मतलब प्लेसेस वाला है ही नहीं, बेसिकली है ही नहीं। अब ये डेफिनेशन में है तो बताते हैं। प्लेसेस वाला मतलब जैसे जियोग्राफिकली जो हमें चेंजेस मेजर करने को मिलता है। जैसे मान लो किसी चीज को अगर हम लोग डोमेस्टिकली परचेस करते हैं, हो सकता है उसका कॉस्ट ज्यादा है, अगर हम लोग उसको इंपोर्ट करें तो कम हो जाएगा, या फिर इंपोर्ट करने पे ज्यादा है। अगर हम लोग डोमेस्टिकली परचेस करें यानी देश में ही लेते हैं तो वो ज्यादा होगा, कम, मतलब वो, मतलब हम ये एग्जांपल दे रहे हैं। प्लेस टू प्लेस मतलब जियोग्राफिकली चेंजेस, किसी चीज का प्राइस कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, इस तरीके से तो वो वहां भी इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है, जस्ट एज अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड to represent set of values, and index number is used to represent a set of values over two or more different periods or localities। ठीक है, जैसे arithmetic mean हम लोग set of values को represent करने के लिए यूज करते हैं। मतलब देखो arithmetic mean में क्या होता है, जैसे arithmetic mean यानी ये देखो एम। ठीक है, जैसे मान लो कुछ दिनों का टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर इन लास्ट 7 days। ये देखो टेम्परेचर टेम्परेचर इन लास्ट 7 days कोलकाता में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो लाइन बाय लाइन नहीं दिया है, हाँ दे दिया है, ये देखो, ये देखो दे दिया है। यहाँ पर हमें ये आज का दिया होगा, 2 तारीख लिखा हुआ है, जो भी हो तुम लोग को मिल जाएगा डेटा। ये देखो हाई कितना है, लो कितना है, ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग। देखो ये जो है हम लोग को डेटा डिटेल्स दे रखा है, सुबह कितना था टेम्परेचर, ये जो है पूरे टाइम टू टाइम बेसिस पे यहाँ पर पूरा फ्लक्चुएशन दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिथमेटिक मीन अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो किसी भी प्लेस का जो है टेम्परेचर था, ये देखो 10 डिग्री था। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो ऐसे 12 डिग्री था, फिर मान लो 8 डिग्री हुआ। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस, फिर मान लो यहाँ पर हो गया हम ऐसे ही रैंडमली लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मान लो 12 डिग्री, 4 डेज का ही हम ले रहे हैं। ठीक है, अब एरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब 10 + 12 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 12 12 24 + 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 10.5। ये एवरेज हो गया। मतलब अगर हमें एवरेज बताने का मतलब क्या होता है कि एवरेज का मतलब है हम लोग इंडिविजुअली नहीं बता के एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ लगभग 4 डेज में एवरेज टेम्परेचर हम लोग का 10.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअली देखोगे, देखो ये 10 था कम, यानी ये 12 था थोड़ा ज्यादा, ये देखो 8 कम, और ये देखो 12 ये थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन में क्या होता है, एवरेज
करने का बेनिफिट क्या है? एवरेज करने से हम लोग एक सिंगल डेटा से एक सीरीज ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जो कि आज उसके ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बाकी डेटा के मतलब ये अगर हम लोग इसको प्लॉट करें ना, अगर मान लो हम लोग इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, ये हमारा हमेशा मिडिल का वैल्यू आएगा। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं 4, ठीक है, हम 4 का गैप रखते हैं, 8 प्लस 4 हम लोग का हो गया 12 प्लस 4 16 हो गया। अब देखो 10 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ प्लॉट होगा, ठीक है, 10 डिग्री हम लोग का यहाँ प्लॉट होगा। अच्छा अब अगर हम लोग 12 डिग्री देखें तो यहाँ प्लॉट होगा, 8 डिग्री देखोगे तो यहाँ प्लॉट होगा, ठीक है, फिर से 12 डिग्री यहाँ प्लॉट होगा। तो हम लोग का ये 10.5 जो है ना, ये पूरे डेटा के मिडिल में ही आएगा। तो इसीलिए तो हम लोग का जो मतलब एरिथमेटिक मीन होता है या कोई भी मीन, हार्मोनिक मीन हो या जो भी हो, वो हमारे मिडिल वैल्यू को बताता है। बेसिकली ये एक डेटा है जो हमारी इस पूरे सीरीज को डिफाइन कर सकता है। जैसे तुम लोग अपने रिजल्ट का करते हो, जैसे कि तुम लोग सभी कोई कॉलेज में जाओगे या कॉलेज में एडमिशन लोगे या कर रहे हो, तो तुम लोग जब एडमिशन लिए थे या लेने वाले हो तो उसमें क्या करोगे, पूरे रिजल्ट का एवरेज ही ना निकालोगे कि मुझे इतना परसेंट मिला है। मान लो तुम लोग को मिला सपोज कि 90%, ठीक है, अब ये 90% जो आया, क्या वो हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें 90 मिला है? नहीं नहीं, 4 या 5 जो भी सब्जेक्ट होता है, सारी चीजों का एडिशन करने के बाद मिला है। इससे लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी होता है। अगर हम लोग अपने रिजल्ट को ऐसे 90%, 80%, 50% करके ना बता के एक एक स्टूडेंट अगर अपना एक एक इंडिविजुअल नंबर बताते जाएगा तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, या फिर ये जो है कन्वीनियंट वे नहीं है चीजों को मैनेज करने का, ठीक है। तो हमें एक तो वैल्यू चाहिए जिससे हम लोग पूरे चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है, देखो, जस्ट एज अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे वैल्यूज को ये एक नंबर ही रिप्रेजेंट कर दे रहा है। जैसे तुम लोग के पूरे रिजल्ट को तुम लोग का परसेंटेज रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, अच्छा इतना परसेंट मिला है। एंड इंडेक्स नंबर, तो अरिथमेटिक मीन की तरह इंडेक्स नंबर भी किस वजह से यूज होता है, टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ वैल्यूज ओवर 2 और मोर डिफरेंट पीरियड्स और लोकेलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है वो 2 या उससे ज्यादा पीरियड्स या लोकेलिटीज यानी प्लेस टू प्लेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। लोकेलिटीज जो है ये जियोग्राफिकली चेंजेस के लिए, और टाइम टू टाइम जो है ये हम लोग का टाइम के लिए, ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स यानी टाइम के लिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग का इंडेक्स नंबर यूज होता है। जैसे ये एक सिंगल नंबर ये पूरे सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करेगा, वैसे ये 70% या फिर मतलब ये तो रिलेटिव मेजर के अकॉर्डिंग है। ये जो मैंने बेस वाला प्रोसेस बताया जो हम लोग इंडेक्स नंबर में यूज करने वाले हैं, ये 70% जो है हमारे चेंजेस को बता रहा है टाइम टू टाइम की, शेयर का चेंजेस 5 साल में कितना हुआ है, तो 70% हुआ है। तो डेफिनेशन में हमें यही बोला गया है। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखो इंडेक्स नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर के एग्जाम्पल में WPI जो है एक इंडेक्स है, ये किस चीज का इंडेक्स है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, CPI, CPI का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और क्या होता है, निफ्टी, निफ्टी होता है जो क्या बताता है, शेयर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, शेयर प्राइस इंडेक्स। ये इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं लिखा मैंने, ये मीनिंग बता दिए, बाकी ये मीनिंग विद फुल फॉर्म दोनों पे ही एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शेयर प्राइस। अब देखो हम दिखाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे होता है, देखो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI इंडेक्स इंडिया 2023, यहाँ पर मिल जाएगा शायद, ये तो रिपोर्ट है। पर्टिकुलर साइट में हमें, अच्छा एक काम करते हैं 2023 को हटाते हैं, नॉर्मल देखते हैं। हाँ ये देखते,
इस साइड में मिलेगा, ठीक है। तुम लोग भी चाहो तो देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर बोला है चूज द डिजायर ईयर एंड ग्रुप और कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब होता है वही दाल चावल ये सब जो है सारी चीजों का। तो यहाँ पर हम लोग मंथली भी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स देख सकते हैं। प्राइस इंडेक्स देखने का मतलब क्या है, क्या प्राइस में चेंजेस हुआ था। हम लोग चाहे तो ईयरली भी देख सकते हैं। ये 2023 का लेटेस्ट जो है शायद बना हुआ है, अभी 2024 तो जस्ट आया है, तो फिर उसके आगे का कुछ भी देख सकते हो। हम लोग 2023 का देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्रुप और कॉमोडिटी, ये देखो ये ना एक साथ दिखाता है, इंडिविजुअल चीजों का नहीं दिखाएगा, ऑल में ही दिखाएगा। जैसे देखो इस पे क्लिक किया ना कुछ नहीं है, जैसे इस पे क्लिक किया तो मुझे ऑप्शन दे रहा है अलग अलग ईयर का, बट इस पे क्लिक किया तो ऑल ही दिखा रहा है, मतलब मुझे एक साथ मतलब कंबाइंडली दिखाएगा। अब दिखाते हैं, देखो कैसे दिखेगा। जैसे हम ईयरली देखना चाहते हैं, क्लिक टू सर्च डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें मिल गया ऑल कॉमोडिटीज को देख सकते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फूड आर्टिकल, ये जो है गवर्नमेंट के तरफ से उनका डिवाइड किया हुआ है। फूड ग्रेन्स जिसमें सीरियल पल्सेस आ जाएगा, सीरियल में हमें पैडी है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, बार्ली है, रागी है, पल्सेस में ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द दाल, ठीक है, पीस, ये देखो सब कॉमोडिटीज दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग को जो देखना है उससे देख सकते हो कि कैसे हम जैसे एक दिखाते हैं, देखो बहुत सारा चीज है, ठीक है, जो भी कॉमोडिटी रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, चीनी वगैरह, आइसक्रीम, ये देखो पाउडर मिल्क, घी, बटर सब दिखेगा। हम लोग कोई भी यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लेते हैं, ज्यादा यहाँ पर पीछे जाके कोई फायदा नहीं, हम जस्ट दिखाना चाहते हैं कैसे होता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग व्हीट का ही देख लेते हैं, जैसे व्हीट का मैंने ओपन किया, देखो कैसे दिख रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यही तो हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि चीज क्या है। देखो बोल रहा है ईयरली होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, कौन से कॉमोडिटी का, व्हीट का, मतलब गेहूं, ठीक है। तो गेहूं का हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम टू टाइम में गेहूं का प्राइसेस में क्या चेंजेस हुआ है वो दिया है, जिसमें बेस ईयर माना गया है 11-12 को, मतलब 11-12 के प्राइस को बेस माना गया है। तो उसके प्राइस को लेके कैलकुलेट नहीं किया गया है, उसके प्राइस को 100 माना गया है। मैंने भी तो वही बताया, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है। एक मिनट, मेरा पेज कहाँ गया, मेरा हो रहा है यहाँ, लो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ये देखो मैंने भी तो वही बताया, देखो मैंने क्या बोला तुम लोग को कि 2019 का जो शेयर का प्राइस है उसे 100 मान लो, क्योंकि वो बेस ईयर है। 2024 को करंट मान लो और फाइंड आउट करो उसमें क्या चेंजेस आया, ठीक है, जिसको बेस के अकॉर्डिंग बताना है। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखो 2011-12 को 100 माना गया, 11-12 में जो भी व्हीट का प्राइस रहा होगा उसे 100 माना गया। क्या 11-12 लेना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मली 7 इयर्स 5 इयर्स में ये चीज चेंजेस होते जाता है, क्योंकि बहुत पुराने ईयर को बेस लेके तो कोई फायदा नहीं है। हमें हर 5 साल में जो है 5 से 7 साल में ये चीज को चेंजेस करते हैं। नॉर्मली अभी तो 11-12 भी चल रहा है, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। 2023 के लिए बेस 11-12 भी रखा गया है। अब आगे चेंज होगा नहीं होगा वो तो मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन हम जस्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि यहाँ देखो, अब चीज को समझो, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग कर रखा है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर। अब कैलेंडर ईयर यानी जैन टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर यानी हम लोग का अप्रैल टू मार्च, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग व्हीट का प्राइस में क्या चेंजेस है वो दिया हुआ है। अब देखो कैसे दिया हुआ है, इंडेक्स क्या लिखा है, देखो 2022, क्यों 22 लिखा है, बिकॉज ये कैलेंडर ईयर है। यहाँ पर 22-23 क्यों लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2 ईयर को मिला के हो जाता है ना, तो 22-23। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ बोला है 11-12 को बेस माना गया है 100, तो 11-12 यहाँ प्राइस नहीं लिखा है तो क्या होगा, ये 100 है। अब 13 में 2013 में इंडेक्स चेंज कितना हुआ, 123.4, ठीक है, 123.4 हुआ है। तो क्या ये प्राइस चेंज है, नहीं, ये बेस चेंज है, जिससे हम लोग परसेंटेज निकाल के बोल सकते हैं कि रिलेटिवली कितना चेंज हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 में व्हीट का प्राइस 123.4 किलो रहा होगा, क्योंकि वेट नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, मान लेते हैं किलो पे, थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ इनका कुछ वेट का मेजरमेंट दिया हुआ है, जो भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि 123.4 रुपीज था, ना ना, ये रुपीज नहीं है। ये देखो यहाँ पर वही तुम बता रहे हैं, रुपीज नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो जब परसेंटेज कर रहे हैं तो रुपीज रुपीज तो वैसे ही हट जाता है, रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो गया। ये हमें इंडेक्स बेस के अकॉर्डिंग वैल्यू बता रहा है। जैसे 100 रुपीज का मतलब थोड़ी ना ये है कि 2019 में शेयर का प्राइस 100 रहा है, प्राइस तो 200 था, बेस 100 रखा हम लोगों ने और चेंजेस देखा, ठीक है। तो अगर रुपीज पता करना है तो इंडिविजुअल डेटा देखना पड़ेगा, अगर इंडिविजुअल वैल्यू पता करना है। लेकिन
अगर हमें इंडेक्स पता करना है यानी किसी बेसिस पे पता करना है, यानी परसेंटेज के शॉर्टकट वे जो कि इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है बताने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें चेक करना है तो हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर का प्राइस कभी 100 रहा है, नहीं, 200 ही था जिसको हम लोगों ने बेस के लिए 100 मान रखा है। वैसे ही जस्ट लाइक दैट ये जो है व्हीट का प्राइस यहाँ 100 रुपीज था, ऐसा बात नहीं, बेस 100 था, उसके अकॉर्डिंग जो है 2023 में प्राइस इतना हुआ, 24 में ये 14 में देखो 124.1, 15 में 126.4, ये 16 का प्राइस है, 17, फिर 18, फिर 19, ठीक है, फिर 2020, 2022, 2022 तक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2022 तक का दिया हुआ है कि कितना क्या चेंजेस हुआ है अकॉर्डिंग टू 11-12। हाँ, अगर हमें पता करना है कितना चेंजेस हुआ है तो हम लोग जरूर इस बेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि 2012 में प्राइस रहा 100, 2022 में हो गया 177.8, प्राइस नहीं बेस, ठीक है, हम गलती से प्राइस बोल दिए बेस। तो ये देखो 77.8 का चेंजेस हुआ, 77.8 आउट ऑफ 100, क्योंकि हम लोग बेस इसको मान रहे हैं, ठीक है, इसको बेस मान के किया हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो चेंजेस हो गया 77.8%, यानी प्राइस में चेंजेस हुआ है 77.8% 2012 से लेके 22 के भीतर व्हीट के प्राइस का चेंजेस अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर जो हमें गवर्नमेंट के साइड से ही मिल रहा है, ठीक है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये चेंजेस आ रहा है ये करेक्ट है, बट इसका मतलब ना तो कभी प्राइस 100 था ना तो 177.8 था, दिस इज द बेस, ठीक है, ये बेस के अकॉर्डिंग। हाँ, अब प्राइस का चेंजेस जो भी रहा है उस पर 77.8% अप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखो अगर हम लोग इस 70% को अप्लाई करते हैं 200 पे, अगर हमें 200 ढूंढ लेते हैं कि कितना प्राइस है, फिर इस पे 70% अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 140 मिलेगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि करंट प्राइस कितना है 340, लेकिन उसके लिए मुझे 200 का पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक परसेंटेज मेजर करना चाहे तो आराम से बेस से करके बता सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक मतलब वे आउट है बताने का कैलेंडर ईयर के थ्रू से, सेम तरीके से फाइनेंशियल ईयर के थ्रू से भी किया गया है। तो उसमें भी देखो हम लोग का यहाँ पर 2011-12 को ही बेस माना गया है जो कि 100, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस जो है दिख रहा है, ठीक है, जैसा चेंजेस हुआ है वैसे उन्होंने कैलकुलेट, ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ, 11-12 में अगर 100 था तो 12-13 में कितना हुआ होगा, तो 11-12 का प्राइस चाहिए होगा, ठीक है, प्राइस चाहिए होगा, और 12-13 का भी प्राइस चाहिए होगा, फिर उस प्राइस के अकॉर्डिंग बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कैसे किया, 200 इक्विवेलेंट टू 100, देन 340 इक्विवेलेंट टू कितना, वैसे ही 2011-12 में व्हीट का जो भी प्राइस रहा होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 100, तो फिर 2012-13 का प्राइस इक्विवेलेंट टू कितना होगा, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे करके होता है, क्योंकि नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना कि है क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखो ये इंडिविजुअल कॉमोडिटी हमें यहाँ दिखेगा, बाकी अगर ये फिर से जाना पड़ेगा इस पे तभी दिखाएगा। तो ये देखो, ठीक है, बाकी तुम लोग कोई भी कॉमोडिटी का देख सकते हो, तुम लोग को अगर इंटरेस्ट है तो कोई भी कॉमोडिटी का तुम लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हो, सारे कॉमोडिटीज हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया, थोड़ा हम इसका एक पॉइंट लिखवा देते हैं। देखो यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, AWPI मेजर्स and track the changes in the price of goods, मतलब commodity, ठीक है, goods before they reach consumers, goods that are sold in bulk and traded between entities rather than consumers। देखो क्या लिखा मैंने,
होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? मेजर्स एंड ट्रैक, मेजर करता है उसके साथ साथ ट्रैक भी करता है द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, जो कि अभी मैंने तुम लोग को दिखाया, ठीक है, जो कि मैंने तुम लोग को दिखाया, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पास बाद में जाता है, ठीक है। WPI मेजर्स जो करता है और ट्रैक जो करता है वो प्राइस का चेंजेस करता है गुड्स का बिफोर दे रीच टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास जाने के पहले। एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या होता है? दो मॉडल होता है, ठीक है। एक हम लोग का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, B2B, ठीक है, और एक हम लोग का होता है B2B होता है, और हम लोग का होता है B2C, ठीक है, और हम लोग का होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब होलसेल वाले जब रिटेल वालों से, ठीक है, होलसेल वाले सॉरी रिटेल वाले जब होलसेल वालों से प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। वैसे देखो हर कोई किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर तो होता ही है, ठीक है। बिजनेसमैन भी किसी ना जो जिसके पास फैक्ट्री है प्रोडक्शन, जैसे मान लो किसी के पास पेन प्रोडक्शन का फैक्ट्री है, तो वो क्या हो गया? होलसेलर। वो छोटे छोटे दुकानदारों को यानी रिटेलर को पेन दे देता है, फिर वो उस पे अपना प्रॉफिट लगा के सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पेन के लिए ये कंज्यूमर नहीं है, लेकिन किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई कंज्यूमर होता ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब कोई कंज्यूमर ही होता है, लेकिन बिजनेस का दो मॉडल होता है, एक बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस टू कंज्यूमर। तो WPI जो है मेजर करता है, ट्रैक करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बिफोर, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर से पहुंचने के पहले प्राइस का जो चेंजेस देखा जाता है, क्योंकि तुम लोग को समझ में ही आ रहा होगा होलसेल का मतलब वही हो गया। होलसेल में हम लोग कुछ परचेज नहीं कर सकते, हम लोग जाके होलसेल मार्केट में जाके बोलेंगे एक पेन दे दो, कोई नहीं देगा, बोलेगा हम लोग एक पेन नहीं बेचते, आपको लेना है तो कम से कम 150 पीस 1000 पीस लेना पड़ेगा, जो भी जैसा भी प्रोसेस चलता होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है? होलसेल प्राइस का ट्रैकिंग बता देगा, ठीक है, कि क्या चेंजेस है नहीं है। मतलब अभी मैंने तुम लोग को जो प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाया वो होलसेल रेट दिखाया, रिटेल रेट का चेंजेस नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने क्या दिखाया? मैंने तो तुम लोग को दिखाया कि WPI इंडेक्स कैसे हो रहा है, ठीक है, साइट में जाके वही ना दिखाया। तो वही देखो, गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क, मतलब WPI है मतलब होलसेल है तो बल्क में ही सेल होगा, एक एक पीस तो होगा नहीं, एंड ट्रेडेड बिटवीन एंटिटीज रेदर देन कंज्यूमर। वही कंज्यूमर को नहीं बेचते ये लोग, जो है रीसेल जो करेंगे, मतलब जो ट्रेडर या रिटेलर है उनको बेचते हैं। तो क्या कंज्यूमर को बिल्कुल नहीं बेचते? नहीं, बेच सकते हैं। अगर हम लोग जाके बोलेंगे हाँ ठीक है मुझे भी 1000 पीस पेन लेना है, तो दे देगा, ठीक है। अगर उनके उसमें वो सूटेबल होता है तो दे देगा। नॉर्मली वो लोग बोलते हैं देखो हम लोग तो रीसेलर को ही देंगे, क्योंकि उनका काम ही है रीसेलर को देना। जैसे मान लो तुम लोग अगर कभी ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हो तो वहां लिखा हुआ रहता है इट इज नॉट फॉर रीसेल, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज अ कंज्यूमर ले रहे हैं, हम लोग किसी को सेल करने के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम लोग सेल करने का मतलब क्या? आप उससे बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसका अलग डीलिंग्स होता है, वो करो, ठीक है। ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट परचेस करके हमें अगर सेल करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है कि हम लोग हाँ उस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं, बट एज अ कंज्यूमर हम लोग रीसेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर रीसेल लिखा हुआ रहता है। तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट लोगे, अगर कभी देखे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे हो तो इस बार देखना, लिखा हुआ रहेगा नॉट फॉर रीसेल, इट फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो वैसे ही WPI जो है ये हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये CPI देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो CPI का मतलब हो जाएगा एवरेज चेंजेस बताएगा। देखो इसका भी हम देखते हैं, यहाँ अगर मिल जाता है तो दिखाते हैं। CPI इंडेक्स, CPI इंडेक्स 2023 तो लिखा है, देखते हैं। ये भी कोई रिपोर्ट आ गया। हाँ ये देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पर, इसका भी कोई पर्टिकुलर साइट होगा, समझ रहे हो, उसमें जाके देखोगे तो और भी अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर तो दिखा तो रहा है नवंबर का कुछ दिख रहा है, नवंबर, और ये नवंबर 2023, बट ओनली CPI जो है जिस तरीके से वहां पर डिटेल्स था। चलो मंथली एक बार देखते, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। ये देखो दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर फीस वगैरह आ जाए। चलो इस पे देखते हैं।
ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये सब दिखा रहा है चेंजेस वगैरह, कहीं ना कहीं साइट पे तुम लोग अगर देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर ये एक भी नहीं दिख रहा है पर्टिकुलर जैसे उसमें था। यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट वगैरह दे रखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बता रहा है, डिटेल्स तो नहीं दिया है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ अभी तो नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तुम लोग एक साइट पे देख सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिला ना, इस तरीके का ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसके अंडर में भी आ सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर साइट पे नहीं जाने से ऑथेंटिकेट डेटा नहीं मिलेगा। चलो हम बता देते हैं क्या होता है, सेम तरीके से ही होगा। ये देखो, द सीपीआई मेजर्स, ये क्या मेजर करेगा? एवरेज changes in price over time that consumers pay for basket of goods and services. It is the most widely used measures of inflation and by proxy of the effectiveness of the government economic policy। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सीपीआई जो है वो क्या मेजर करता है? एवरेज चेंजेस इन प्राइस ओवर टाइम, वो भी टाइम के साथ साथ किसी भी प्राइस का एवरेज चेंज को मेजर करता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर है तो एवरेज चेंज को ही मेजर करेगा। कंज्यूमर्स पे फॉर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है, अल्टीमेट मतलब जिसको सेल नहीं करना है, वो किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे एज ए कंज्यूमर्स हम लोग गुड्स भी लेते हैं, सर्विस भी लेते हैं। जैसे देखो, हम सर्विस प्रोवाइडर है, तुम लोग सर्विस लेते हो मेरे से, जैसे हम भी किसी से सर्विस लेते हैं। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सर्विस लेते हैं, अगर हम बस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड्स या सर्विस कुछ ना कुछ तो लेते हैं, और सब कोई मिक्स्ड अप ही लेता है। ऐसा कोई नहीं कि सर्विस नहीं लेता है या गुड्स नहीं लेता है। एज ए कंज्यूमर हम लोग दोनों चीज को लेते हैं। और एक कंज्यूमर जो पे करता है बास्केट क्यों, बहुत सारे गुड्स हमें लेने पड़ते हैं, मतलब हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजों का कंजम्पशन करना पड़ता है, बहुत सारे सर्विसेज का कंजम्पशन करना पड़ता है। तो एक कंज्यूमर्स बास्केट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए जो भी पे करता है, उसका जब हम लोग एवरेज चेंजेस मेजर करते हैं तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर यूज होता है दैट इज सीपीआई। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को पता करने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन आया है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सबसे ज्यादा होते हैं, बिजनेसमैन तो कम ही होंगे। देखो B2B क्राइटेरिया कम है, B2C ही ज्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या पे कर रहा है उससे ही इन्फ्लेशन का पता लगाया जा सकता है। और ये एक प्रॉक्सी के तरह काम करेगा कि जो करंट गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी में कितना इफेक्टिवनेस है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितना महंगाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत सारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी से इन्फ्लेशन समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो तुम लोग को भी सीपीआई दिखाया था, वहां पर इन्फ्लेशन लिखा हुआ भी था। ठीक है, वहां पर इन्फ्लेशन अगर देखोगे तो वहां पर इन्फ्लेशन लिखा हुआ था, ये देख, देखते हैं अगर मिल जाता है। स्लो चल रहा है क्यों, देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल वर्कर का दिखा रहा है, देखो
मतलब वही वर्कर से तो हम लोग सर्विस लेते हैं ना। ये देखो फूड बेवरेज जो है, पैन सपोर्ट, टोबैको, और ये क्या सब दिया हुआ है, पान सुपारी। अच्छा, पान सुपारी, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब का जो है देखो यहाँ पर क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, ठीक है, मिसलेनियस, जनरल इंडेक्स, ये सब दिया हुआ है। ये देखो सीपीआई, मतलब ये सब अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का ये ग्रुप है, मतलब ये किसी एक ग्रुप ऑफ कॉमोडिटी का दिया हुआ है, मतलब ये सभी गुड्स है, नॉर्मली कुछ भी सर्विस नहीं है। जैसे कि फूड बेवरेज, ये भी गुड्स हो गए, पान सुपारी, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये भी सब गुड्स हो गए, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट और मिसलेनियस इसके अलावा दे रखा है। और यहाँ पर जनरल इंडेक्स छोड़ो, जनरल इंडेक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है। यहाँ पर देखो सारी चीजों का अक्टूबर और नवंबर 2023 का चेंजेस दिया हुआ है। ईयर टू ईयर भी कहीं ना कहीं देखोगे तो मिल जाएगा, टाइम तो दे दिया है, 1 मंथ और 1 मतलब 2 कंसेक्यूटिव मंथ का चेंजेस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इससे यही बोल रहा है कि एवरेज चेंजेस बताता है कि एक कंज्यूमर को फूड और बेवरेज के लिए अक्टूबर में क्या पे करना पड़ रहा था, नवंबर में। तो ये देखो अक्टूबर में 142.3 फूड बेवरेज के लिए, और नवंबर 23 में 2023 जो चला गया 143.9, ठीक है। ये सब हमें जो है इन्फ्लेशन वगैरह, मतलब ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स का हमें डेटा देता है, ठीक है। और ये हमें इन्फ्लेशन वगैरह बताने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। करेंट गवर्नमेंट का इकोनॉमी पॉलिसी कितना इफेक्टिव है वो हमें पता चलता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया सीपीआई। अच्छा, अब देखो निफ्टी। निफ्टी क्या है? निफ्टी जो है मतलब बंच ऑफ शेयर्स का मूवमेंट, ठीक है। शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स मार्केट में है, ठीक है, मतलब जो भी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी का जो शेयर्स है, क्योंकि अनलिस्टेड का तो दिखेगा नहीं स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये जो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ऐसा एक इंडेक्स है जो हमें शेयर का मूवमेंट को बताएगा। इसका पूरा नाम है S&P/CNX निफ्टी, ठीक है, ऐसा नाम होता है। ये देखो S&P/CNX निफ्टी। निफ्टी popularly known as निफ्टी। इसको ना निफ्टी 50 भी बोलते हैं एज वेल। डाइवर्सिफाइड फिफ्टी स्टॉक्स इंडेक्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम 14 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि S&P/CNX निफ्टी पॉपुलरली नोन एज निफ्टी एज वेल एज, मतलब एक्चुअली ये पूरा नाम है, ठीक है। निफ्टी 50 बोलते हैं क्योंकि ये टोटल 50 कंपनी जो कि मेन है, वैसे तो बहुत सारे कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन अलग अलग सेक्टर, टोटल 14 सेक्टर से कुछ मतलब पॉपुलर कंपनी को, मतलब उसको जो है क्या बोले, मतलब उसको लिया गया है, ठीक है, किसी बेसिस पे 14 अलग अलग सेक्टर से टोटल 50 कंपनी का जो है सिलेक्शन हुआ है, उनके मूवमेंट को देखने के लिए जो इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है दैट इज निफ्टी 50, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग निफ्टी 50 लिखोगे तो कौन सा वो 50 कंपनी है वो तुम लोग को दिखा देगा। ये देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 लिखोगे ना तो कौन सा वो कंपनी है वो दिखा देगा। ये देखो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, ये देखो निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर तुम लोग को दिखा देगा कि कौन सा वो 50 कंपनी है। इसके साइट में जाओगे तो आगे, ठीक है, और भी दिखाएगा कि यहाँ तो लिस्ट मिल जाएगा। तुम लोग अगर जाओगे ना, ये देखो अलग अलग साइट है, यहाँ पर जाके तुम लोग देख सकते हो निफ्टी 50 में। ये देखो मनी कंट्रोल, ये एक जो है प्लेटफॉर्म होता है शेयर वगैरह परचेस करने का। ये देखो, तो यहाँ पर निफ्टी 50 में तुम लोग अगर इसका वीकी वगैरह में जाओगे ना, तो ये स्टॉक्स कौन कौन से लिस्टेड है उस तरीके से सर्च करोगे प्रॉपर नाम के साथ, तो तुम लोग ये देखो रिलायंस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, 50 कंपनी में कौन कौन है। जो 50 कंपनी है ये देखो मिल गया मुझे, ये 50 कंपनी का नाम, ये सेकंड पेज चेंज करोगे तो मिल जाएगा। आईटीसी है, इसमें देखो अलग अलग सेक्टर से है, भारतीय एयरटेल है, इंफोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो टोटल जो है हम लोग का निफ्टी में क्या होता है, टोटल 50 कंपनी को अलग 14 सेक्टर से लिया गया है, इनके मूवमेंट को देखा जाता है और उसके लिए जो इंडेक्स यूज किया जाता है दैट इज निफ्टी
50, ठीक है। और इसको निफ्टी बोला जाता है। निफ्टी नॉर्मली ये पॉपुलर है, वैसे तो पूरा नाम ये है। अच्छा, these stocks are considered to be the barometer of economy। जैसे हम लोग हवा का जो है, हवा किधर से किधर जा रहा है, कितना क्या उसका पावर है, उसके लिए बैरोमीटर यूज करते हैं ना, ये इसको बोलेंगे इकोनॉमी बैरोमीटर, ठीक है। मतलब इकोनॉमी का हवा किधर से किधर जा रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट का हालत क्या है, मार्केट यानी शेयर मार्केट का, ठीक है। लीडर्स इन देयर ओन सेक्टर, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, द स्टॉक्स आर कंसिडर्ड टू बी बैरोमीटर, मतलब ये जो स्टॉक जो कि 50 कंपनी का स्टॉक जो कि लिस्टेड है, ये 50 लिस्टेड तो बहुत सारे हैं, लेकिन निफ्टी 50 में जो लिस्टेड है वो 50 कंपनी, ये मार्केट की इकोनॉमी बैरोमीटर की तरह काम करता है। और एंड आर मार्केट लीडर्स इन देयर ओन सेक्टर, और ये बेसिकली ना अपने अपने सेक्टर में लीडर्स है। जैसे अभी मैंने तुम लोग को बैंक का बहुत सारा दिखाया, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने नाम देखा ना यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्री का, ये सब अपने अपने जो है इंडस्ट्री में बहुत ही मतलब पॉपुलर या फिर लीडर है ये सारे कंपनियां, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देते हैं, कभी कभार हमें एमसीक्यू में पूछ लेता है। नेम ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, ठीक है। इंडेक्स का नाम, जैसे होलसेल प्राइस पता करना है किसी भी कमोडिटी का WPI, वैसे ही अगर ये 50 पॉपुलर कंपनियों का अलग 14 सेक्टर से उनके मतलब उनके मूवमेंट को देखना है, तो जो इंडेक्स यूज होगा निफ्टी 50, ठीक है। ये कब हुआ था, बेस ईयर, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1995 के बेस ईयर अकॉर्डिंग होता है। और इसका बेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर में दो बेस वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, एक 100 और एक 1000। और मैंने पहले ही बताया निफ्टी 50 के लिए मतलब शेयर्स के लिए जो बेस यूज होता है दैट इज 1000, ठीक है। और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कंपनी, ये कितना है, 50 है, ठीक है। तो ये सब क्या तुम लोग को डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन याद कुछ भी इसमें से करने वाला है नहीं, जस्ट हम लोगों को ये समझना है कि व्हाट इज ये। अगर हम इतना सारा चीज नहीं बताएंगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि इंडेक्स नंबर क्या है। तो देखो इंडेक्स नंबर है क्या, अभी तक हम लोगों के पास एक इंडेक्स नंबर का बेस मिल गया। इंडेक्स नंबर है कि नॉर्मली अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज के जो प्राइसेस है या कुछ और यूनिट में अगर हम लोग उसे मेजर कर रहे हैं, उसके चेंजेस को अगर हमें बताना है तो उसके लिए दो वे होता है, या तो एब्सोल्युटली वैल्यू बता दो चेंजेस क्या हुआ, या रिलेटिव मेजर। लेकिन रिलेटिव मेजर को जब हम लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं बेस के थ्रू से, तो उसे हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो हम लोग किसी भी एक ईयर को बेस मान के उसको 100 मान के नॉर्मली कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में 100 से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बेस मान के कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो भी वैल्यूज हमेशा चेंज होते रहते हैं, या डे टू डे वाइज जैसा जो कमोडिटी होता है उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे देखो शेयर तो जो है मतलब सेकंड सेकंड में चेंज होते रहता है, ठीक है। बाकी सब चीज सेकंड में चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारे चेंजेस को लेके कुछ चेंजेस को फाइंड आउट करना कि ओवरऑल क्या हुआ, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग इतने सारे वैल्यूज को लेके चेंजेस देखें। इसीलिए क्या करना है, हमें बेस मान के करना है, दैट इज द इंडेक्स नंबर। और उसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होलसेलर्स प्राइजेस कमोडिटी हो या गुड्स हो उसको ट्रैक करता है। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस को ट्रैक करता है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को डिसाइड करने में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। और एक शेयर का, ठीक है, दैट इज निफ्टी 50, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने तुम लोग को डेफिनेशन पढ़ के बताया है कि ये देखो यहाँ तक लोकलिटीज का भी होता है, जैसे मैंने बोला कि लोकलिटीज हमारे टॉपिक में है नहीं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद ये डेफिनेशन में आते हैं बस, और यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है एन इंडेक्स नंबर इज ए रेशियो ऑफ 2 और मोर पीरियड आर इन्वॉल्व, वन ऑफ व्हिच इज द बेस टाइम पीरियड। द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड सर्व एज स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। देखो ये तो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया। ये देखो इसको अगर हम लोग परसेंटेज नहीं करते हैं तो ये रेशियो बन जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो, ठीक।
ठीक बात है कि अगर हम लोग 100 नहीं लगाएंगे तो ये रेशियो भी बन जाएगा। किस चीज का रेशियो? 2 और मोर पीरियड्स, 2 और मोर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, एक 2019 लिया और एक 2024 लिया, तो ये 2 और मोर पीरियड्स हो गया। वन ऑफ विच इज द बेस पीरियड, ठीक है, एक बेस पीरियड हो जाएगा। ये देखो बेस पीरियड कौन सा है? जो नॉर्मली ओल्ड ईयर होता है, पुराना साल होता है, उसे हम लोग बेस मानेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही, क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने क्या किया है उसके बेसिस पे ही हमारा करंट सिचुएशन जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर भी सेम चीज ही है। द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड सर्व एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। इसी पॉइंट के बेसिस पे तो हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि 200 से जो 340 हुआ, तो सिर्फ 340 बोलने से कैसे हम लोग समझ सकते हैं 200 से 340 हुआ, यानी 140 जो है वैल्यू हम लोग का बढ़ गया। एग्जाम्पल दे दिया है एनएससी बीएससी, मतलब एनएससी बीएससी ये स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो होता है। ये शेयर्स के इंडेक्स को जो है बताने में हेल्प करेगा। होल प्राइस मैंने बताया तुम लोग को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड इंडेक्स टाइम सीरीज ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर इच 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम वेयर ईच इंडेक्स नंबर एम्प्लॉयज द सेम बेस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एंड इंडेक्स नंबर सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ, अगर सीरीज का बात हो, टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम वेयर each index number employs the same base year। ये समझाते हैं, देखो क्या है। उसके लिए मुझे फिर से WPI वाले में जाना चाहिए। ये देखो WPI इंडेक्स नंबर, ये वाला मैंने देखा था। ये देखो जैसे यहाँ पर मैंने तुम लोग को दिखाया, इसमें जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को वीट का दिखाया था, ठीक है। तो वीट वाला, अच्छा ये, ओ मैंने मंथली ईयरली नहीं दिखाया ना, इसीलिए डेटा कम दिख रहा है। चलो हम इसको ईयर में ट्रांसफर करते हैं, वो मंथली था ना इसलिए एक ही डेटा दिख रहा था। ईयरली होगा तो समझाने में आसानी रहेगा। ये देखो वही सेम डेटा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो, क्या बोल रहा है। एन इंडेक्स टाइम सीरीज, देखो ये क्या है? इंडेक्स टाइम सीरीज। या टाइम मतलब ये देखो ये अलग अलग टाइम है, ये इंडेक्स है, सीरीज में है, मतलब लगातार एक के बाद एक, तो वो तो सीरीज ही होता है ना। तो ये देखो सीरीज में है। इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो ये तो लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर ही है, ठीक है। इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम, 2 या उससे ज्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बेस वाला मिला के 11, ठीक है। तो टोटल 11 जो है ईयर्स का यहाँ पर दिखा रहा है। 2 और मोर पीरियड्स मतलब 2 या उससे ज्यादा, ठीक है। उसका इंडेक्स टाइम सीरीज का लिस्ट है वेयर ईच इंडेक्स नंबर एम्प्लॉयज द सेम बेस ईयर। हर एक इंडेक्स नंबर जो है सेम बेस ईयर पे बना हुआ है, दैट इज 11 12 के 100 के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस को बनाए गए हैं। तो ऐसे करके जो लिस्ट बनता है उसे हम लोग बोलेंगे इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है। इंडेक्स टाइम सीरीज का मतलब हो गया कि जब हम लोग सेम बेस के चेंजेस के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स नंबर का सीरीज बनाएंगे 2 और मोर देन 2 पीरियड्स के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है। इंडेक्स टाइम सीरीज क्या है? लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर है 2 या उससे ज्यादा पीरियड का, जहां पर हर एक इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया गया है सेम बेस ईयर के अकॉर्ड, ठीक है। यही बोला है। फिर यहाँ पर क्या दिया है देखो, रिलेटिव्स आर डिराइव्ड बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर मेजर्स इज इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट आर ऑफन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस एंड मीनिंगलेस इन देमसेल्व्स। क्या बोल रहा है? रिलेटिव चीजों को क्यों डिराइव किया गया है? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर्स जो है कभी कभार एप्रोप्रिएट यूनिट में आ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि ये इसका इंपॉर्टेंस कम होता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है अपने आप में। ये क्यों बोल रहा है? देखो समझो, ये क्यों बोल रहा है। अगर हम लोग किसी को बोले कि शेयर का प्राइस 140 हो गया, अब उसको कैसे समझ में आएगा कि शेयर का प्राइस 140 इंक्रीज ही बता दिए, चलो बताए 140 इंक्रीज हुआ, लेकिन इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कितना उनको बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा 1 रुपया का हुआ, 2 रुपया का हुआ, या कितना हुआ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बोलेंगे कि 70% इंक्रीज हुआ, जैसे मान लो तुम लोग किसी को बोल रहे हो मुझे 84 मिला अकाउंट्स में, सपोज, ठीक है। अब 84 मिला, अब अगर तुम लोग बोलते हो 84% मिला, तो उनको
समझ में आ जाएगा। अच्छा 100 के ऊपर 84 मिला, मतलब वो आराम से समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है, ठीक है, कितना अच्छा हुआ। लेकिन मान लो कि 84 जो है ये हम लोग सिर्फ 84 बता रहे, बट ये नहीं बता रहे हैं कि आउट ऑफ कितना। जब तक आउट ऑफ कितना नहीं बताएंगे तब ये लेकिन लोगों के लिए समझने के लिए मीनिंगलेस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज जो है परसेंटेज हमें बता, जैसे मान लो हम लोगों ने बोला 34 मिला, और अगर हम लोग बोल रहे 34% मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। अब अगर आउट ऑफ 100 34 बोल रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग मार्क्स का बात करें, अब डिपेंड कर रहा है किस चीज का हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अगर कोई बोल रहा है मुझे 34 मिला, अब उसके लिए पता करना पड़ेगा ना भाई 34 मिला किस में, आउट ऑफ 40 में, आउट ऑफ 100 में, वो तो बताना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, ये एक इश्यूज हो जाता है। एब्सोल्यूट मेजर जो है हमें रिलेटिव और डिराइव्ड, बिकॉज रिलेटिव मेजर्स का नीड क्यों आया, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर्स जो है वो हमें एप्रोप्रिएट यूनिट ही बताता है। हाँ, इसका और एक नेगेटिव पॉइंट है, ये हमें पर्टिकुलर किसी यूनिट में बताएगा, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं उस यूनिट के अलावा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर यूनिट का मतलब हो गया, ये देखो हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग लिखें प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ राइस मान लो है 70 रुपीज पर किलो, ठीक है। और प्राइस ऑफ ऑयल, ठीक है, वो है मान लो 150 पर लीटर, ठीक है। तो ये दोनों में ना हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिट अलग है, ठीक है, और ये एक यूनिट जो है ये अलग है। ये कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर हम लोग डायरेक्टली मतलब इसके साथ इस वैल्यू को माइनस करके कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि पहले इसका प्राइस कितना था, करेंट प्राइस कितना है, अगर ये करेंट ईयर है तो हमें बेस ईयर का अगर पता चल जाए तो हम लोग परसेंटेज चेंज करके बता सकते हैं, फिर दोनों परसेंटेज को जरूर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों तब हम लोग जो है प्राइस राइस के प्राइस के साथ ऑयल के प्राइस, जैसे मान लो ये चेंजेस जो है ये 30% हुआ है, ये 40%, तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा चेंज हुआ है, कौन सा कम चेंज हुआ है। लेकिन ये देख के हम लोग नहीं बोल सकते, ये दोनों में कंपैरिजन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है कि रिलेटिव आर डिराइव्ड बिकॉज एब्सोल्यूट मेजर्स मेजर्ड इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट, और कभी कभी वो लिटिल इंपॉर्टेंस होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इफ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव फिगर्स रिमेन एम्बिगुअस इट इज नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट एज वेल एज द रिलेटिव नंबर। इसमें बोल रहा है अगर मीनिंग ऑफ रिलेटिव फिगर्स रिमेन एम्बिगुअस, अगर एम्बिगुअस रह जाता है, रिलेटिव मेजर करने के बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, तब ऑब्वियसली जो है हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता करने का जरूरत हो सकता है। लेकिन नॉर्मली रिलेटिव मेजर जो है लोगों को समझाने के लिए आसान नहीं होता है। जैसे अगर तुम लोग जाके बोलोगे मुझे 90% आया, तो वो समझ जाएंगे 90% आया मतलब, जैसे मान लो कॉलेज में फॉर्म फिलअप के पहले कट ऑफ वगैरह रहता है ना, किसी को इतना परसेंट मिला, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं अकाउंट्स में इतना मिला तो ही फॉर्म फिलअप करो, इसमें इतना मिला उसमें इतना, ऐसा कुछ अलग अलग क्राइटेरिया नहीं रहता, ओवरऑल बता देता है कि बेस्ट 4 को ऐड करके देख लो जिसका जिसका इतना परसेंट आ रहा है वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, इस तरीके से होता है। तो वही, ठीक है, तो रिलेटिव मेजर वही होता है। तो यहाँ पर आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंडेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने में क्या क्या इश्यूज हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ डेटा, तो जब भी हम लोग अच्छा हाँ, और एक चीज भी बताते हैं, दीज आर टू ब्रॉड टाइप्स, ठीक है, सिंपल और कॉम्पोजिट। द सिंपल इंडेक्स मतलब इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, एक कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स इज कंप्यूटेड फॉर वन वेरिएबल whereas the composite is calculated from two or more variables. Most index number are composite in nature. देखो ये जस्ट बता दिया मैंने, थियोरेटिकल कभी कभी मतलब हम लोग का एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर हम लोग ब्रॉडर टाइप में देखें तो सिंपल और कॉम्पोजिट दो तरीके का इंडेक्स नंबर होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाता है एक वेरिएबल्स के लिए, एक वेरिएबल्स के लिए अगर कैलकुलेट करें तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर, और अगर हम लोग मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट करें तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। मतलब कंबाइन, दो चीज हो रहा है तो कॉम्पोजिट ही होगा ना, तो कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया दो टाइप्स, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो या फिर मैथ में तुम लोग जो है इसे पॉइंट आउट भी कर सकते हो। अब इश्यूज देखो क्या क्या इश्यूज होता
होता है जब हम लोग इंडेक्स नंबर को डिराइव करने जाते हैं। डेटा सिलेक्शन करना, ये काफी एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करें, क्या क्या क्राइटेरिया होता है हम लोग जब इंडेक्स नंबर रेडी करते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया वीट का इंडेक्स नंबर रेडी किया तो क्या बहुत ही आसानी से हो गया होगा? नहीं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज यूज्ड। किस वजह से इंडेक्स नंबर बना रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देयर इज नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग द प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग अपना इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जो सभी का बेसिक नीड्स है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या सोचते हैं, सब कोई देखो सबका अपना अपना फाइनेंशियल कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली लोगों को क्या है कि भाई हमें सबको क्या होना चाहिए, मतलब 2 टाइम का खाना, ठीक है, और एक घर और कपड़ा सभी के पास होना चाहिए। इससे ज्यादा जिसके पास है बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो वही कॉस्ट ऑफ लिविंग, पता ही होगा तुम लोग को इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसके लिए अगर हम लोग इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, मतलब हम लोग वो सारे प्रोडक्ट या कॉमोडिटी के लिए इंडेक्स नंबर बनाना चाह रहे हैं जिनका जो है हम लोग का लग्जरियस गुड्स नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें जो यहाँ पर बोल रहा है, हमें कैपिटल गुड्स को वहां एडिट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग रोटी दाल चावल सब्जी ये सब का इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का, तो हम लोग वहां पर जो है लग्जरियस गुड्स को ऐड नहीं करेंगे। लाइक जैसे मान लो लग्जरियस में क्या आ जाएगा, पनीर वगैरह आ गया, ठीक है। मतलब ये सब कॉस्टली हो गया ना, सबके पास ये सब चीज अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि बहुत ही सावधानी से हमें डेटा सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें पर्पस तो समझना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वहां पर जो है हाई फाई गुड्स को ऐड करके क्या होगा, क्योंकि वो तो सबके लिए अवेलेबल होता नहीं है। विच डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लिविंग, जो डायरेक्टली हमारे मतलब लिविंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जैसे देखो नॉर्मल जो है दाल चावल रोटी सब्जी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, वो तो हमें चाहिए ही ना, नॉर्मल ये सब चीज तो हमें चाहिए। तो हमें कैपिटल गुड्स को वहां ऐड नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल। तो हमें सैंपल से इंडेक्स नंबर बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैम्पलिंग एंड इफ नीड बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन इंश्योर दिस। हम बताते हैं ये क्या बोल रहा है। इंडेक्स नंबर जो है हमेशा सैंपल से रेडी किया जाता है। सैंपल मतलब जैसे तुम लोग मान लो कुछ दाल चावल खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो तुम लोग बोलते हो ना दिखाइए सैंपल कैसा है, ये चावल कैसा है, वो चावल कैसा है। तो यहाँ पर सैंपल कैसे होता है, जैसे देखो जब भी कोई नया चीज मार्केट में आता है तो उसका एक सैंपल टेस्ट जरूर होता है। जैसे देखो कोविड का जब वैक्सीन आया था तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन रेडी हो गया और पब्लिक को बुला के वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं। पहले सैंपल टेस्ट हुआ, ठीक है। सैंपल टेस्ट मतलब कुछ लोगों पे, जैसे कुछ लोग जो है मतलब अपने मन से जो है ये करते हैं, ठीक है, मतलब कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है मेरे पे ट्राई करो, ठीक है। तो पहले ट्राई किया जाता है कुछ सिलेक्टेड लोगों पे कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल कैसे ले सकते हैं। मान लो जैसे जब कोविड का वैक्सीन आया तो जो है छोटे बच्चों के लिए बाद में आया, पहले जो है बड़े के लिए आया, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 साल के बच्चों के लिए नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसे मान लो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेस देन जिनका एज 16 है, 16 से लेके 50 और एबव 50, ऐसे एज में डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जब वैक्सीन लगेगा तो अलग अलग टाइप के लोगों को लगेगा, ठीक है, मतलब जो हेल्दी है और जो उतने हेल्दी नहीं है। मतलब अगर कुछ फिजिकल इश्यूज है, लाइक मान लो किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ठीक है, इस तरीके का, तो इसमें भी कैटेगरी लेना पड़ेगा हेल्दी एंड नॉट प्रॉपरली हेल्दी, ठीक है। मतलब जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्दी या फिर पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नॉट प्रॉपरली हेल्दी, ऐसे करके जो है कैटेगरी जो है डिवाइड कर दिया गया। अब जब वैक्सीन दिया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इस कैटेगरी में मतलब जिनका एज 16 के ज्यादा है और 16 से 50, मतलब 16 से लेके 50 के बीच में नहीं, ये मोर देन 16 किया था मैंने, इसको हम एक काम कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं 10 से लेके 16, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिया है, ठीक है। तो मान लो इसके नीचे वाले एज के लिए वैक्सीन नहीं बना हुआ है, तो 10 से 16 के लिए कुछ हेल्दी पीपल को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कुछ हेल्दी पीपल को, इस कैटेगरी से हेल्दी पीपल को, इस कैटेगरी से मतलब थोड़ा कम हेल्दी पीपल को, इस तरीके से
लोगों को हम लोगों ने सैंपल जो है ऐसे करके लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उस पे सैंपल टेस्ट किया, उसके बाद सक्सेस के अकॉर्डिंग जो है वैक्सीन वगैरह दिया गया। तो वही चीज बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर जब बनता है तो वो सैंपल के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। मतलब सैंपल टेस्ट में क्या आइडेंटिफाई हुआ उसके अकॉर्डिंग, जैसे वैक्सीन दिया गया लोगों को, उसी तरीके से इंडेक्स नंबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सैंपल के अकॉर्डिंग। इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाए। ये हमें एंश्योर करना चाहिए कि हम लोग इस चीज को जैसे सैंपल ले रहे हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। रैंडम सैम्पलिंग एंड इफ नीड बी ए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन एंश्योर दिस, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग करना चाहिए, अगर जरूरत हो तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करके हमें इस बात का इंश्योर करना चाहिए। तो जो भी हो, यहाँ पर मेन बात यही हो गया, जब भी हम लोग डेटा का सिलेक्शन करेंगे, डेटा का सिलेक्शन मतलब जैसे प्राइस के केस में हम लोग लगातार पूरे साल का प्राइस को चेक कर रहे हैं कि 2020, 21, 22, 23 में व्हीट का प्राइस कैसे था। सेम तरीके से जब हम लोग किसी भी चीज का इंडेक्स नंबर बनाएंगे तो हमें डेटा सिलेक्ट करने के टाइम पे हमें पर्पस समझना पड़ेगा कि किस वजह से हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग आइटम का इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें कैपिटल गुड्स का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग जब भी सिलेक्शन डेटा पे, तो हमें ध्यान रखना ही है, एक तो हमें ध्यान रखना है हमारा पर्पस क्या है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि सैंपल कैसे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो सैंपल कलेक्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है बेस पीरियड। तो हमें बेस पीरियड को भी बहुत ही केयरफुली जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो, इट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे अगर तुम लोग देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का साइट था, यहाँ पर बेस ईयर लिया गया 11-12, तो इन्होंने बहुत केयरफुली सोच समझ के ये लिया होगा, क्योंकि ये सारे प्राइस ना इसी के बेसिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर 11-12 का 100 बेस था तो उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेस ईयर जब भी लिया जाए तो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कंपेरिजन चलते रहता है और डेटा अपना इंडिविजुअल बिहेवियर बताता है। द पीरियड शुड बी नॉर्मल पीरियड होना चाहिए। जैसे देखो कोविड वाला पीरियड, अब उस टाइम पे बहुत सारी चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा था, कुछ चीजों का प्राइस कुछ और तरीके से था, कुछ चीज अनअवेलेबल हो गए थे। तो ये सब जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो सब इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसका इम्पैक्ट लेंगे तो नॉर्मल इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन अलग होता है, ठीक है, उसमें अलग होता है। या फिर मान लो दो कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गया। उस सिचुएशन में चीजों का जो भी प्राइसेस, जो भी चीज का कम ज्यादा जो भी हो रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। तो द पीरियड शुड बी नॉर्मल पीरियड का हमें बेस पीरियड लेना चाहिए। बेस पीरियड हमें कभी भी कोविड वाला लेके हम लोग नहीं कर सकते, उसके कंपैरिजन में कुछ भी करोगे तो गलत ही आएगा। वन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से जो है अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि वार वगैरह। It should be relatively recent because we are more concerned with the changes with reference to the present and not with the distant past। और बोल रहा है जैसे देखो, हम लोग को ईयर ऐसा लेना चाहिए जिसपे किसी अचानक से किसी इंसिडेंट का इम्पैक्ट नहीं आया हुआ हो, लाइक कोविड हो गया, वॉर हो गया। सेम और एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। बहुत पुराना हो जाएगा मतलब डिस्टेंट पास्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर हम लोग आज के डेट में व्हीट का प्राइस निकालना चाहते हैं, क्या हम लोग 1930 का डेट ईयर को बेस ईयर मान के करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। बहुत पुराना डेटा को लेके हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हमें कंपैरिजन करना है जिसमें बेस पीरियड लेना है, तो ध्यान रखना है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से इफेक्टेड ना हुआ हो और बहुत ही ज्यादा पुराना ना हो, लगभग वही 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ द बेस, फिक्स्ड, चेन एंड एवरेज। बोल रहा है कि हम लोग जब बेस को फिक्स्ड करते हैं तो ये चेन मेथड से करते हैं, एवरेज मेथड, ये मेथड हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। ये जो 3 मेथड बता रखा है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। अब सिलेक्शन ऑफ वेट्स, ठीक है, वेटेज देना पड़ता है। वेटेज जैसे देखो, इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन कंपोजिट इंडेक्स शुड हैव ए रीजनेबल इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडेक्स, दैट इज ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द relative importance of each variable which relates to
purpose for which the index is to be used. For example, in the computation of cost of living index, sugar cannot be given in the same importance as the cereals. बताते हैं वेटेज, ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब जीने के लिए जो भी चीज नेसेसरी है जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता है, अगर उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लगा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली शुगर का वेटेज उतना नहीं होगा जितना सीरियल्स का होगा, ठीक है, क्योंकि शुगर जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हाँ आना चाहिए, चीनी का जरूरत है, लेकिन अगर हम लोग वेटेज दे, प्रायोरिटी दे, तो चीनी का प्रायोरिटी जो है वो सीरियल से तो कम ही आएगा। तो वही बता रहा है कि वेटेज भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए, किस पर्पस के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बता रहा है। तो ऑब्वियसली शुगर का वेटेज जो है वो सीरियल्स के वेटेज के तरह उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। अगर सीरियली उसका मतलब उसको अगर प्रायोरिटी बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो शुगर पीछे की तरफ आएगा और सीरियल्स जो है आगे, मतलब इसका वेटेज ज्यादा होगा, इसका वेटेज कम होगा। फिर क्या बोल रहा है, यूज ऑफ एवरेज, हम लोग एवरेज का यूज करेंगे जब इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब देखो, एवरेज एरिथमेटिक मीन भी होता है, जियोमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है। सबसे बेस्ट तो जियोमेट्रिक मीन होता है क्योंकि वही हमें परसेंटेज बताता है। जिन लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ है उनको तो पता है कैसे कैलकुलेट होता है। एवरेज तो तुम लोग को सभी को पता है, लेकिन जियोमेट्रिक मीन जो है वो मल्टीप्लीकेशन करके होता है। जिन्होंने किया है उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया है पता हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये जियोमेट्रिक मीन वगैरह हमें उतना कैलकुलेट करने नहीं देगा, अगर आएगा तो हम बता देंगे, लेकिन हम बता रहे इसमें आंसर जो है हमारा परसेंटेज में आता है, इसमें जैसे वैल्यू में आता है इसमें परसेंटेज में आता है, इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो जीएम जो है, जीएम हमें क्योंकि परसेंटेज में ही हमें इंडेक्स नंबर देखते हैं या फिर रेशियो में, तो जीएम जो है हम लोग के लिए बेस्ट होता है, ये परसेंटेज या रेशियो में बताता है। तो एवरेज में हमें जीएम यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन में, तो एरिथमेटिक मीन का यूज सबसे ज्यादा होता है। तो देखो, द जियोमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेज रिलेटिव्स बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिसेस एरिथमेटिक मीन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये सिंपल होता है तो इसीलिए एवरेज बोलने पे हम लोग अरिथमेटिक मीन का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है देखो, चॉइसेस ऑफ वेरिएबल्स, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, हम लोग वेरिएबल्स को कैसे चूज करेंगे। इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद रिगार्ड टू प्राइस और क्वांटिटी और एनी अदर मेजर। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी चीज के प्राइस का चेंजेस पता करने के लिए, क्वांटिटी का चेंजेस। वी हैव टू डिसाइड अबाउट द यूनिट, हमें यूनिट का भी डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि इन प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर टू हैव होलसेल और रिटेल प्राइस। जब हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना चाहते हैं कि रिटेल प्राइस। द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द पर्पस। अब पर्पस क्या है, अगर हमें होलसेल प्राइस निकालना है तो फिर होलसेल प्राइस को ही ना कलेक्ट करेंगे, और रिटेल का निकालना है तो रिटेल। फर्दर इट इज नेसेसरी टू डिसाइड अबाउट द पीरियड टू व्हिच सच प्राइसेस विल बी रिलेटेड। फिर हमें बेस पीरियड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देयर मे बी एन एवरेज प्राइस ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, द फॉर्मर इज नॉर्मली प्रेफर्ड। तो जब भी हम लोग एवरेज प्राइस इंडेक्स या टाइम टू टाइम पीरियड वाला प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो नॉर्मली फॉर्मर यानी उसके आगे वाले ईयर को बेस मान के करते हैं। तो वेरिएबल्स कौन सा लेंगे वो हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। और सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला भी हमें जो है कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अराइजेस सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस गिवन डिफरेंट वैल्यूज व्हेन अप्लाइड टू द सेम डेटा, ठीक है। सेम डेटा कलेक्ट करके अगर हम लोग अलग अलग इंडिसेस, जैसे देखो एरिथमेटिक मीन लगाओगे एक तरीके का आंसर आएगा, जियोमेट्रिक लगाओगे तो दूसरा आंसर आएगा। तो वही बोल रहा है, वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन सक्सीडिंगली। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं सक्सीडिंगली, एक के बाद एक यूज करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला सिलेक्शन भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटा छोटा कुछ पॉइंट है, मे बी थियोरिटिकली कभी एक आधा पूछ ले कि जब हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो भी कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डेटा सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है, और बेस पीरियड कैसे सिलेक्ट करें, वेटेज कैसे दें, एवरेज कैसे कौन सा वाला ले, अरिथमेटिक या फिर जियोमेट्रिक कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कैसे वेरिएबल्स का यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कितने तरीके का रिलेटिव मेजर होता है। अब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में जो है एंट्री कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। देखो तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मेजर ही हम लोग करते हैं शॉर्टकट वे में, जिसे इंडिसेस बोला जाता है। अब कितने तरीके का रिलेटिव्स यहाँ पर होगा, एक तो हो जाएगा प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसे होगा, इस तरीके से
Pn by P0 into 100 इक्वल टू, यहां लिखते हैं इसके नीचे, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद क्वांटिटी रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव मतलब जब हम लोग प्राइस का चेंजेस जानना चाहते हैं तो प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, क्वांटिटी का चेंजेस पता करना चाहते हैं तो क्वांटिटी रिलेटिव निकालते हैं। अब ये देखो Pn by P0 into 100, अब देखो Pn का मतलब क्या होता है, Pn का मतलब होता है प्राइस, ये कौन सा प्राइस है, करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। और जो बेस ईयर प्राइस है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बेस ईयर प्राइस को P0 से, ठीक है। जीरो मतलब जो बेस जहां से स्टार्ट हो रहा है करेंट ईयर प्राइस, देखो वही हम लोगों ने किया था, यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो यही हम लोगों ने किया था जब हम लोग कंपेयर किए तो 140 by 200, तो 200 बेस ईयर और 140 हम लोग का जो है ये गेन बता रहा है, चलो वो बात अलग है। लेकिन जब हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे, 2019 से 2024, मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, 340 डिवाइडेड बाय 200, बात एक ही है, देखो इंटू 100 करके, देखो क्या बात एक ही है, बिल्कुल एक है, देखो 340 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, 170% का चेंजेस। तो तुम लोग सोचोगे ये तो 70% है, ये 170% है। ये देखो ये चेंजेस हम लोगों ने कैसे देखा, ये जो भी कॉमोडिटी है यहाँ पर, जैसे शेयर है, ठीक है, ये कॉमोडिटी नहीं है, चलो ये शेयर है, शेयर का प्राइस 200 था, 340 हो गया। अब अगर तुम लोग 200 पे डायरेक्टली 170% लगाओगे तो तुम लोग को यहाँ पर 340 मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो 200 पे डायरेक्टली 170% अप्लाई करो, फिर इक्वल करो कैलकुलेटर पे, 340 मिल जाएगा ये वाला प्राइस, ठीक है। तो ये अगर बेस ईयर का प्राइस है और ये अगर हमारे करंट ईयर का प्राइस है तो प्राइस में चेंजेस कितना आया है, 170%, ठीक है। और ये 70% हमें क्या बता रहा है, सिर्फ चेंजेस कितना परसेंट हुआ है, 70%। और ये जो हो गया 100 प्लस 70, ये हमें क्या बता रहा है, 100 प्लस 70 मतलब जिस चीज का प्राइस पहले 200 था और 70% हुआ, ये ओवरऑल बता रहा है, ठीक है, पूरे प्राइस का चेंजेस को बता रहा है। ये चेंजेस के परसेंटेज को बता रहा है, 140 के परसेंटेज को बता रहा है, और ये पूरे 200 से 340 के परसेंटेज को एक ही साथ काउंट कर ले रहा है, ठीक है। ऐसे करने से तो, लेकिन कंसेप्ट वही है, नीचे बेस ईयर ऊपर करंट ईयर। सेम तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स का भी, सॉरी क्वांटिटी रिलेटिव का भी हो जाएगा, Qn by Q0 ऐसे, ठीक है। और एन का मतलब ही हम लोग का करेंट ईयर और जीरो का मतलब हम लोग का बेस ईयर, ठीक है। इसके बाद वैल्यू रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव्स कैसे होगा, वैल्यू रिलेटिव्स में Vn by V0, ठीक है। तो Vn वैल्यू कैसे निकलता है, किसी भी चीज का वैल्यू ऐसे निकलता है, जैसे मान लो कोई भी एक कॉमोडिटी ए है जिसका प्राइस है ₹20 पर किलो, ठीक है, और कॉमोडिटी बी है उसका प्राइस है ₹30 पर किलो, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर पूछे कि 2 किलो का वैल्यू बताओ तो 40 रुपीज, और यहाँ 2 किलो का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 60 रुपीज। तो कैसे निकाला हम लोगों ने, 20 इंटू 2 करके और इधर 30 इंटू 2 करके। तो वैल्यू का मतलब हो जाता है क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, 2 किलो इंटू 20, तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो ये ऊपर हो जाएगा Pn इंटू Qn, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर बता रहा है, तो वैल्यू n निकालने के लिए Pn Qn का मल्टीप्लीकेशन होगा, वैल्यू पास्ट करंट ईयर का निकालने के लिए, सॉरी बेस ईयर का निकालने के लिए P0 इंटू Q0 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वैल्यू रिलेटिव्स। और क्या रिलेटिव्स हो सकता है, लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव कैसे होता है, लिंक रिलेटिव होता है कुछ इस तरीके का, ये देखो P1 by P0, P2 by P1, P3 by P2, समझाते हैं कैसे होता है। और एक होता है, वो भी लिख लेते हैं, चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव, चेन रिलेटिव कैसे होगा, चेन रिलेटिव कुछ इस तरीके का होगा, जैसे P1 by P0, P2 by P0, P3 by P0 एंड डॉट डॉट Pn by P0, ठीक है। देखो ये दोनों में फर्क क्या है, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने ईयर लिख लिया, ठीक है, ईयर का प्राइस P0 P1, ये हम प्राइस लिख लेते हैं, ये ईयर लिख लेते हैं, ईयर मान लो 1 2 3 ऐसे करके है, P2 P3 P4,
0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर प्राइस जो है वैल्यूज में भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 100, 120, 140, 160 और 150, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर हमें बोला है कि लिंक रिलेटिव क्या होगा। बोल रहा है P1 बाई P0, तो P1 कितना है 120, P0 कितना है 100। अगर हम लोग ये निकालते हैं, ये आता है 1.2, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिंक कर रहे हैं, देखो प्रीवियस, ये जैसे हम लोग P1 में जाते हैं तो P1 का प्रीवियस ईयर P0, जब हम लोग P2 में जाएंगे तो उसका लिंक हम लोग P1 से करवाएंगे, यानी कि 140 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हम लोग का वैल्यू आ जाता है कुछ कितना आ जाएगा चेक करने से 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए, देखते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 120 यानी 1.616 आ रहा है, ठीक है। 1.166 यानी 17 बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का लिंक रिलेटिव आ गया। हम लोग लिंक कैसे कर रहे हैं, बेस ईयर फिर करेंट ईयर, फिर जब इस पे जा रहे हैं तो ये बेस ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये करेंट ईयर हो जाएगा। एक के साथ एक को लिंक करवा रहे हैं, ठीक है, एक ही पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जब हम लोग चेन रिलेटिव, चेन कैसे बनता है, जैसे मान लो अगर फूल का माला ही बना रहे हो तो एक ही धागे में सारे फूल जो है वो हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही चेन रिलेटिव का मतलब देखो, नीचे सबका बेस जो है P0 है, तो इसी P0 के बेसिस पे सबका चेंजेस अगर निकाल लेते हैं, लाइक ऐसे 120 बाई 100, ये हम लोग ये दोनों ईयर का निकाल रहे हैं। या फिर हम लोग ऐसे निकालते हैं 120 बाई 100, सॉरी 140 बाई 100, मतलब नेक्स्ट ये वाला, या फिर 160 बाई 100, या फिर 150 बाई 100, मतलब सारे चेंजेस को हम लोग P1 मतलब ईयर 1 यानी P0 के अकॉर्डिंग, ईयर 1 यानी P0 के बेसिस पे बता रहे हैं, तो उसे हम लोग चेन रिलेटिव बोलते हैं। चेन क्या हो गया, एक ही धागे में सारी चीजों को हमें देना है, तो वही 100 के बेस में हमें सारी चीजों का चेंजेस देखना है। लेकिन लिंक का मतलब एक के साथ एक का लिंक, ठीक है। जैसे मान लो 3-4 फ्रेंड ऐसे हाथ पकड़ के अगर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये इसका हाथ इसने पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे करके, जैसे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह होता है तो हो सकता है ना ऐसे करके। तो वही देखो, लिंक रिलेटिव मतलब एक के साथ एक का लिंक, मतलब एक के साथ दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ इसका हैंड्स है, ठीक है, फिर इसके हैंड्स के साथ इसका हैंड्स, इस तरीके से, इसी के साथ सबका जुड़ा हुआ नहीं है, तो वैसे वो हो जाता है लिंक रिलेटिव, ठीक है। जैसे हम लोग पहले ये दोनों में लिंक बनाएंगे, फिर ये दोनों में, फिर ये दोनों में, फिर ये दोनों में, लाइन बाय लाइन एक एक करके स्किप करते हुए जाएंगे। मतलब P0 के साथ P1, फिर P1, P2, P2, P3, P3, P4, दैट इज द लिंक रिलेटिव। चेन रिलेटिव मतलब P0 के बेसिस पे सारे चीजों को डिफाइन करना, उसको बोला जाता है चेन रिलेटिव, ठीक है। तो मैंने रिलेटिव्स का देखो तुम लोग को बताया कि रिलेटिव्स का यहाँ पर अलग अलग मतलब क्या होता है। तो 4 तरीके का मेनली रिलेटिव्स होता है। एक हो गया हम लोग का क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव और जो है चेन रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, द प्राइस ऑफ ए commodity in the year 1975 and 1980 were ₹25 and ₹30 respectively, taking 1980 as base year, the price relative is। प्राइस रिलेटिव कितना होगा ये बताना है। ये कोई एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में मतलब कौन से ईयर में आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो। तो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द ईयर 1975, ये जो है 25 है, ठीक है। 1980 में हो गया है 30, और हम लोग को बोला है प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्यों लिखवाया, देखो ये क्वेश्चन में ना हमें एक स्पेशल पॉइंट दिया है। नॉर्मली बेस ईयर हम लोग किसको मानते हैं, जो हमारा पुराना साल होता है, ठीक है। ये दोनों में ओल्ड तो 1975 है, तो अगर हम लोगों ने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग जाओ तो ये बेस ईयर है, ठीक है, और ये हम लोग का करेंट ईयर है।
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, 1980 को हमें बेस मानने बोला है, तो फिर हमें क्वेश्चन के आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग इसके जगह इसको बेस मानेंगे। ठीक है, इसके जगह इसको बेस मानेंगे तो फिर इसको करंट ईयर मानना पड़ेगा, जो कि लॉजिकली नहीं होता है, इलॉजिकल है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला है तो हमें मानना पड़ेगा। तो प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, तो प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, ये देखो, प्राइस रिलेटिव नॉर्मली कैसे निकलता है, नीचे बेस ईयर का डेटा लिखो। अब क्वेश्चन बोल रहा है 1980, तो 1980 को बेस लो, ऊपर लिखो 1975 इंटू 100, और इसको अगर हम फॉर्मूले में डिफाइन करें तो ये Pn डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब वैल्यूज को लिखना पड़ेगा, 25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, और ये वैल्यू कितना आता है देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 83.33%, ये आ गया 83.33%। ये हम लोग का हो गया प्राइस रिलेटिव का आंसर। तो ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए करवा दिया क्योंकि नॉर्मली बेस ईयर हम लोग का 1975 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर हमें बोला गया था कि बेस ईयर 80 को मानो, तो फिर हम लोग सेम जो भी कंसेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस ईयर 80 को मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखो यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक से करेंगे, ठीक है। ये वाला एडिशनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्लेस नाउ। बोल रहा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारे चीजों का दाम जो है वो 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो गया है कंपैरिजन टू बेस पीरियड के कंपैरिजन में, तो इंडेक्स नंबर अभी वहां पर, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस नाउ इज, अभी उस जगह पे कॉमोडिटीज का प्राइस कितना चल रहा होगा, इंडेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं बेस ईयर, तो बेस ईयर का प्राइस को हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा 100, मतलब बेस ईयर के इंडेक्स को हम लोग क्या मानेंगे, 100, ठीक है। करेंट ईयर में क्या कंडीशन हुआ है, जो भी प्राइस था वो 1.25 टाइम्स जो है वो 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो गया है कंपेयर टू बेस पीरियड, ठीक है, कंपेयर टू बेस पीरियड। ये हम नहीं बोल रहे, देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो भी प्राइस था वो 1.25 टाइम इंक्रीज हो गया कंपेयर टू बेस पीरियड, तो इंक्रीज्ड कितना हुआ वो चेक करते हैं, क्योंकि बेस हम लोग हमेशा 100 मानेंगे। मैंने पहले ही बोला शेयर मार्केट में जो है वो 1000 माना जाता है, निफ्टी के केस में। तो 100 इंटू 1.25 कंपेयर टू बेस पीरियड, मतलब बेस पीरियड के ऊपर 1.25 टाइम इंक्रीज हुआ है, यानी 125। तो अभी प्राइस कितना हो गया होगा वहां पर कॉमोडिटी का, पहले था 100 और अभी इंक्रीज हुआ है 125, तो टोटल प्राइस हो गया होगा 225। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 225, ऑप्शन सी। तो हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को बेस ईयर का प्राइस से बोल रहा है कि करंट ईयर में जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो 1.25 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो हम लोगों ने इंक्रीज वैल्यू देख लिया, तो पहले 100 था, अभी बढ़ गया है 125, तो अभी प्राइस हो गया है 225, यानी ऑप्शन सी। इस तरीके से हमें आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखेंगे। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, प्राइस रिलेटिव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्राइस रिलेटिव मतलब Pn बाई P0 इंटू 100 होना चाहिए। ये देखो Pn बाई P0 इंटू 100, ठीक है। देखो जो जिसमें भी P0 ऊपर है वो फॉर्मूला तो गलत है, लेकिन ये और ये ना दोनों ही सही है। ये रेशियो में बता रखा है, ये हमें परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है। ये रेशियो में बता रखा है, ये परसेंटेज में बता रखा है। तो बेसिकली हम लोग का कौन सा आंसर जो है हमें देना चाहिए, जब भी हमें प्राइस रिलेटिव ये लैंग्वेज यूज हो जाएगा ना, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, वैसे तो प्राइस चेंजेस को हम लोग रेशियो में भी बता सकते हैं, बट रिलेटिव बोला है तो 100 वाला आंसर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10th का हम लोग का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है,
इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट ए प्लेस इन 1994 इज 250, बोल रहा है कि किसी एक जगह पे किसी इंडेक्स नंबर का प्राइस का इंडेक्स नंबर था 1994 में 250, 1994 में था 250, ठीक है। और यहाँ पर बोला है विथ 1984 एज बेस ईयर, 1984 को बेस ईयर माना गया है, उसका वैल्यू हमें नहीं दिया है, देख लेते हैं आगे पढ़ के। देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय, अच्छा ये नहीं दिया है तो ये 100 मानेंगे, क्योंकि बेस हमें हमेशा 100 मानना चाहिए, ये करेंट ईयर ये बेस ईयर, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है, पूछा है कि द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस, सॉरी ये वाला, देन द प्राइस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय, कितना प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज देख सकते हैं कितना हुआ है, इंक्रीज 250 हो गया है, पहले 100 रहा था, यानी 150। हमें बोला है इसमें बोला है कि यहाँ पर बताओ कि एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, परसेंटेज चेंज बताना पड़ेगा। ये देखो ऑप्शन हमें परसेंटेज में दे दिया, इससे भी हमें पता चलेगा कि हमें परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो जाएगा 150, पहले था 100 इंटू 100 यानी कि 150%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच होता है, ऑप्शन बी के साथ मैच हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 17 वाला, इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइस, बोल रहा है बेस पीरियड प्राइस से 35% बढ़ गया है, तो कितना हो गया, तो करेंट ईयर में कितना होगा, बेस ईयर में था 100, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन डिक्रीज हुआ है 35%, तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, 100 माइनस 100 इंटू 35%, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 35 यानी कि 65। जैसे बढ़ने से हम लोग करते हैं वैसे कम होने से करेंगे, बेस ईयर से 35% कम हो गया है यानी 65 हो गया है। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि अभी उस जगह के चीजों का प्राइस कितना होगा, तो ऑब्वियसली प्राइस हो जाएगा 65, अगर कम हो गया है तो प्राइस हो जाएगा 65, यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर मैच हो जाएगा, प्राइस हम लोग का हो जाएगा 65। इस तरीके से करना पड़ेगा, चैप्टर काफी आसान है। मैंने इतने सारे चीज तुम लोग को इसलिए बताया ताकि तुम लोग इंडेक्स नंबर को प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ, ठीक है। बाकी ये सब चीज कोई जरूरी नहीं है कि तुम लोग को ढूंढना ही पड़ेगा, मैंने बोल दिया वेबसाइट वगैरह पे, तो ये जरूरी नहीं है। हम तो ये प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कि कैसे इंडेक्स नंबर काम करता है। वैसे हमें बस इतना ही समझना है कि हमें प्राइसेस के चेंजेस को कंपेयर करना है, नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं, बेस को समझने के लिए मैंने इतने सारे बात बोले। बाकी ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए तो रेलिवेंट है ना, तो इसीलिए। तो देखो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया, आसान आसान क्वेश्चन ही किया। आज हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मुझे जो है मेथड्स वगैरह तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि अलग अलग क्या क्या मेथड्स होता है, ठीक है। तो मेथड्स हम लोग सीखेंगे, सिंपल वेटेड, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। तो आज ना इतना ही करते हैं।